बड़े भाई साहब है, उनका एक छोटा भाई है। बड़े भाई साहब और छोटे भाई में 3 साल का अंतर है। बड़े भाई साहब और छोटे भाई दोनों हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हुए ये दिखाई पड़ता है कि छोटा भाई हमेशा उधम मचाता था, खेलने के लिए भाग जाता था, और बड़ा भाई जो है हाँ, छोटा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती वगैरह करके घर लौटता था, और बड़े भाई उससे जो है इस सब चीज़ों को देखते हुए बड़ा सुनाते थे कि बेटा ऐसा ये सब नहीं करना है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे होगा, बड़ी कक्षाओं में बहुत पढ़ना होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनाई जाती थी, लेकिन छोटा भाई हाँ हाँ कहता था, कई बार मन पे लेता था, टाइम टेबल बनाता था, लेकिन वो 2-3 दिनों में फिर एक बार वही हालत हो जाती थी। ये सब के देखते हुए ऐसा होता था कि जैसे मान लो बड़े भाई साहब बहुत होशियार है और छोटे भाई का पता नहीं क्या होगा, लेकिन होता उल्टा ही था कि बड़े भाई साहब उस कक्षा में फ़ेल हो जाते थे और छोटा भाई जो है वो पहले नंबर से पास हो जाता था। ऐसा करते 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 ऐसी अवस्था हो गई है कि छोटे और बड़े भाई में अभी केवल 1 ही साल का दर्जा बचा हुआ है। अब इनको देखते हुए जो है ऐसा लगता है कि बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई पर हमेशा ध्यान भी रखते हैं, छोटे भाई को किसी बुरी चीज़ में संगत में पढ़ने नहीं देते, किसी चीज़ को लेकर हमेशा टोकते रहते हैं, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है इसी बारे में हमेशा बात करते हैं। अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। देखो क्या कह रहे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना इम्तिहान यानी फाइनल एग्ज़ाम्स हुए, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। फिर एक बार मैं फिर पास हुआ और बड़े भाई साहब फिर एक बार फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। बहुत मेहनत नहीं की फिर भी मैं दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, आंखें फोड़ फोड़ कर वो रटते थे शब्दों को, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हुए। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फिर भी फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात को कौन टाल सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना का उदय हुआ। कहीं भाई साहब कुटिल भावना क्या है? कहते हैं कि भाई साहब अगर एक और साल फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। ध्यान दो सभी। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, लेकिन मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा है, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ गई है ना, मैं अब ज़्यादा आज़ाद फील कर रहा हूँ। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करता था वह भी अब मैंने बंद कर दिया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा, कनकौवा वो पतंग, और अब सारा समय पतंगबाजी का ही भेंट होता रहा। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, ये सब समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी।
मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। कनकौवा लूटने, टूटी हुई पतंग नहीं, कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए भागते वैसे। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद, पथिक यानी रास्ता, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें है, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। देखो कहाँ भागे जा रहा है ये बच्चा, पतंग पकड़ने के लिए, और सामने से कौन टकरा गए? भाई साहब टकरा गए, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, किसका? अपने छोटे भाई का, और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, है ना? छोटी कक्षा में हो क्या तुम अभी? नहीं, बल्कि 8वीं में आ गए हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे। 8वीं पास करने के बाद कितने ही मिडलिचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम आते हैं, और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। ये सब कौन बता रहा है? बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को बता रहे, उसी बाजार में हाथ पकड़े हुए। मुझे तुम्हारी इस कमल अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या ही कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज भी तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल का बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और DPhil डिलीट क्यों ही ना कर लो। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा से रहेगा। केवल इसीलिए नहीं कि वह हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हज़ारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को ताल देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो
तो किसी को न तार दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज़ पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चलाना है। जो कुछ दादा पैसे भेजते हैं हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के एमए 1000 रुपये पाते हैं। लेकिन घर के इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले घर का खुद इंतज़ाम करते थे तो खर्च पूरा न करता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, घर में जैसे लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यह न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसे कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या? खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे है ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो ये थे बड़े भाई साहब जो अपने भाई की हमेशा ध्यान रखते थे, उस कहीं गलत राह में ना चला जाए, कहीं गलत संगत में ना पड़े, कहीं पढ़ाई से ध्यान ना भटके, इसका हमेशा ख्याल रखते थे। खुद भले ही अपनी पढ़ाई को पीछे रखकर अपनी पढ़ाई कमज़ोर पड़ जाए फिक्र नहीं, लेकिन अपने भाई के लिए हमेशा ढीठ बनकर खड़े रहते थे। इसीलिए उन्हें बड़े भाई साहब कहा गया है। ठीक है, उम्र से तो वो बड़े थे ही, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया भी था। ठीक है, तो ये बड़े भाई साहब हमारा यहाँ ख़त्म होता है चैप्टर।